रियल एस्टेट की दुनिया में कहते हैं कि सबसे जरूरी 3 चीजें हैं, लोकेशन, लोकेशन और लोकेशन। हाँ, ये तो सब जानते हैं। पर आज हम जिस कानूनी गुत्थी पर बात करने वाले हैं, उसे देखकर लगता है कि शायद हमें कहना चाहिए टाइमिंग, टाइमिंग और टाइमिंग। हम्म। सोचकर भी अजीब लगता है कि आपकी अपनी जमीन, जिसके सारे कागज आपके पास हैं, उस पर आपका मालिकाना हक, वो सिर्फ इसलिए खत्म हो सकता है क्योंकि आप थोड़े सुस्त पड़ गए। ये तो एक तरह से, जैसा हमारे स्रोत कहते हैं, कानूनी आत्महत्या करने जैसा है। बिल्कुल। और ये कोई काल्पनिक डर नहीं है ना। नहीं नहीं, ये एक बहुत ही ठोस कानूनी हकीकत है। कानून कभी-कभी बहुत कठोर हो सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जो अपने अधिकारों को लेकर कह सकते हैं कि सोए हुए हैं। तो आज हम इसी मुद्दे की गहराई में उतरने वाले हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं वो भारत के परिसीमन अधिनियम 1963 यानी लिमिटेशन एक्ट की एक बहुत ही शक्तिशाली धारा 27 का विश्लेषण करते हैं। और हमारा मकसद यही समझना है कि कैसे लंबे समय तक अपनी संपत्ति से बेखबर रहना या उस पर हुए अवैध कब्जे को नजरअंदाज करना किसी के मालिकाना हक को हमेशा हमेशा के लिए मिटा सकता है। तो आज की बातचीत में हम समझेंगे कि ये धारा 27 असल में है क्या, ये 12 साल की समय सीमा इतनी जादुई क्यों है, प्रतिकूल कब्जा या एडवर्स पोजेशन का सिद्धांत काम कैसे करता है, और सबसे जरूरी बात, संपत्ति के मालिक अपनी मेहनत की कमाई को इस कानूनी जाल से बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे खुलना शुरू करते हैं। आमतौर पर जब हम कानून में देरी की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है कि अगर आपने समय पर केस नहीं किया तो आप कोर्ट जाने का हक खो देते हैं। हाँ, आपका केस खारिज हो जाएगा। लेकिन संपत्ति पर आपका अधिकार, आपका मालिकाना हक, वो तो बना रहता है ना। हाँ, ज्यादातर मामलों में यही होता है। कानून आपकी रेमेडी यानी उपचार को रोक देता है, लेकिन आपके राइट यानी अधिकार को नहीं छूता। पर जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं, धारा 27 इस नियम का एक घातक अपवाद है। ये सिर्फ दरवाजे पर ताला नहीं लगाती, ये तो घर ही छीन लेती है। मतलब ये साफ साफ कहती है कि एक निश्चित समय के बाद आपका सिर्फ मुकदमा करने का अधिकार ही नहीं, बल्कि उस संपत्ति पर आपका मालिकाना हक भी पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। एक मिनट, ये तो बहुत बहुत बड़ी बात है। मतलब ये सिर्फ कोर्ट जाने का अधिकार नहीं छीन रहा, ये तो आपकी मिल्कियत, आपकी ओनरशिप ही खत्म कर रहा है। बिल्कुल। कानूनी भाषा में इसे सब्सटैंटिव एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट कहते हैं। मतलब आपके मूल अधिकार का ही जड़ से खत्म हो जाना। बाप रे। इसीलिए स्रोत में इसका एक बहुत सीधा सा फॉर्मूला दिया गया है जो हर संपत्ति मालिक को याद रखना चाहिए। क्या है वो? आपकी संपत्ति पर किसी और का प्रतिकूल कब्जा प्लस 12 साल के समय का बीत जाना प्लस आपकी यानी मालिक की पूरी निष्क्रियता, और नतीजा मालिकाना हक का हमेशा के लिए अंत। हाँ, आपके मालिकाना हक का पूर्ण अंत। ये फॉर्मूला तो डराने वाला है। इसका मतलब है कि समय खुद एक कानूनी ताकत बन जाता है। और इसी से हम उस 12 साल की अवधि पर आते हैं। हाँ। स्रोत इसे महज एक समय सीमा नहीं बल्कि एक परिवर्तनकारी कानूनी शक्ति कहते हैं। ये कैसे? वो इसलिए क्योंकि ये एक अवैध कब्जा करने वाले को लगभग मालिक के बराबर खड़ा कर देती है। प्रवीण और करण का जो उदाहरण स्रोतों में है वो इस बात को बहुत अच्छे से समझाता है। हाँ, वो उदाहरण जरा उसे समझाइए। तो जरा सोचिए, प्रवीण जी मुंबई में एक बड़ी कंपनी में काम करते हैं। उनके गांव में उनके दादा परदादा की जमीन है। ठीक है। और सारे खतियानी दस्तावेज, सारे सरकारी कागजात उनके पास एक फाइल में रखे हैं। उन्हें लगता है ये जमीन तो मेरी ही है, इसे कौन ले सकता है। एक आम सोच है तो। बिल्कुल। और उधर गांव में उनका एक दूर का पड़ोसी है करण। वो देखता है कि जमीन सालों से खाली पड़ी है। वो धीरे धीरे उस पर खेती करना शुरू कर देता है, फिर एक छोटा सा कमरा बना लेता है। प्रवीण जी को गांव वालों से खबर मिलती है, पर वो सोचते हैं अरे अपना ही आदमी है, जब जाऊंगा तो हटा दूंगा। मतलब वो टालते रहते हैं। हाँ, 1 साल, 2 साल, 5 साल, और देखते ही देखते 12 साल गुजर जाते हैं। और फिर एक दिन प्रवीण जी रिटायर होके गांव जाते हैं और करण को जमीन खाली करने को कहते हैं। और करण कहता है, कौन सी जमीन साहब, ये तो मेरी है। क्या? प्रवीण जी हैरान होकर कोर्ट जाते हैं, अपनी फाइल दिखाते हैं, लेकिन जज साहब कहते हैं, प्रवीण जी ये कागज अब सिर्फ कागज के टुकड़े हैं। 12 साल तक आप सो रहे थे और कानून सोने वालों की मदद नहीं करता। तो करण का कब्जा भारी पड़ गया। हाँ, करण का प्रतिकूल कब्जा अब कानून की नजर में प्रवीण जी के मालिकाना हक पर भारी पड़ गया है। उन दस्तावेजों की कीमत शून्य हो चुकी है। ये तो किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है। तो इस 12 साल की घड़ी को शुरू करने के लिए क्या शर्तें हैं? ऐसा तो नहीं कि कोई भी जाके किसी की जमीन पर बैठ जाए और 12 साल बाद मालिक बन जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके लिए बहुत सख्त शर्तें हैं। पहली और सबसे महत्वपूर्ण शर्त है, कब्जे की शुरुआत
प्रतिकूल यानी एडवर्स होनी चाहिए। प्रतिकूल, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि कब्जा मालिक की मर्जी के खिलाफ हो, उसे चुनौती देते हुए और उसकी जानकारी में हो। अगर मालिक ने खुद किसी को रहने की इजाजत दी है तो वो प्रतिकूल कब्जा नहीं माना जाएगा। अच्छा, मतलब करण का कब्जा प्रवीण की मर्जी के खिलाफ था। और दूसरी शर्त? दूसरी शर्त है निरंतरता, कॉन्टिन्यूटी। कब्जा लगातार 12 साल तक बिना किसी बड़ी रुकावट के बना रहना चाहिए। मतलब बीच में ब्रेक नहीं हो सकता? नहीं, ऐसा नहीं कि करण 2 साल रहा, फिर चला गया, फिर 3 साल बाद वापस आया। और तीसरी और सबसे अहम शर्त है मालिक की निष्क्रियता, इनएक्शन। कि प्रवीण ने कुछ नहीं किया। हाँ, इन 12 सालों में प्रवीण जी ने कब्जा वापस लेने के लिए कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की। उनकी चुप्पी ही करण का सबसे बड़ा हथियार बन गई। ये 12 साल वाली बात वाकई में दिमाग में बैठ गई, पर एक सवाल आ रहा है, क्या ये नियम हर किसी पर एक जैसा लागू होता है? मतलब प्रवीण और करण तो आम आदमी है, पर अगर कोई भूमाफिया कब्जा करे या कोई परिवार का ही सदस्य, क्या कानून दोनों को एक ही नजर से देखेगा? ये बहुत अच्छा सवाल है। हर अवैध कब्जा एक जैसा नहीं होता और स्रोत 3 खास परिदृश्यों पर रोशनी डालते हैं। पहला है, जैसा आपने कहा, पारिवारिक विवाद। मान लीजिए 2 भाइयों में संपत्ति का बंटवारा नहीं हुआ है। एक भाई दादागिरी दिखाकर पूरी जमीन पर कब्जा कर लेता है और दूसरा भाई रिश्तेदारी निभाने या लड़ाई से बचने के लिए 12 साल तक चुप रह जाता है। तो क्या होगा? कानून इस चुप्पी को मौखिक सहमति या त्याग मान सकता है। 12 साल बाद चुप रहने वाला भाई अपना कानूनी हक खो सकता है। अरे, मतलब जो चुप्पी उसने रिश्ता बचाने के लिए रखी थी वही उसका हक छीन लेगी? बिल्कुल। ये तो बड़ी दुविधा है। और दूसरा मामला भूमाफिया का है, जो कि एक बहुत बड़ी और डरावनी समस्या है। हाँ, भूमाफिया के मामले में डर का एक एलिमेंट होता है, लेकिन कानून भावनाओं पर नहीं, सबूतों पर चलता है। सही बात है। अगर भूमाफिया का कब्जा 12 साल की सीमा पार कर जाता है और मालिक ने इस दौरान सिर्फ डरने के अलावा कोई कानूनी कदम नहीं उठाया, तो उसकी चुनौती देने की क्षमता खत्म हो जाती है। यहां मालिक की चुप्पी एक रणनीतिक विफलता मानी जाती है। और तीसरा परिदृश्य, स्रोत उसे अपूर्ण पंजीकरण कहते हैं, जो सबसे जोखिम भरा है। ये क्या चीज है? ये आज के दौर में बहुत आम है। मान लीजिए आपने किसी से जमीन खरीदी, पूरे पैसे दे दिए, कब्जा भी ले लिया, लेकिन किसी वजह से रजिस्ट्री यानी टाइटल डीड अपने नाम नहीं करवाई। बेचने वाला टालता रहा या आप खुद सुस्त पड़ गए। तो इसमें खतरा क्या है? पैसे तो दे ही दिए हैं, कब्जा भी है। खतरा यह है कि कागजों पर मालिक अभी भी पुराना वाला ही है। अगर 12 साल बीत गए तो वो पलट सकता है। इसके विपरीत ये खरीदार के लिए एक हथियार भी बन सकता है। अगर बेचने वाला 12 साल बाद पैसे मांगने या कब्जा वापस लेने आए तो खरीदार प्रतिकूल कब्जे का दावा कर सकता है। अच्छा, तो ये दोनों तरफ से खतरनाक है। हाँ, दोनों पक्षों के लिए बहुत खतरनाक है। तो इन सभी उदाहरणों से एक बात साफ हो रही है, ऐसा लग रहा है कि ये पूरा सिद्धांत इस बात पर नहीं है कि कब्जा करने वाला कितना मजबूत है, बल्कि इस पर है कि असली मालिक कितना कमजोर या लापरवाह है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। कानून कह रहा है, अपनी संपत्ति के प्रति सजग रहो, वरना उसे भूल जाओ। बिल्कुल। प्रतिकूल कब्जा मालिक की सक्रिय विफलता का परिणाम है। इसे साबित करने के लिए 3 अनिवार्य तत्व हैं, जिन्हें स्रोत किसी कॉर्पोरेट ऑडिट की तरह देखने की सलाह देते हैं। कॉर्पोरेट ऑडिट, ये दिलचस्प है। हाँ, पहला है समय का ऑडिट। क्या 12 साल की अटूट अवधि पूरी हुई है? ठीक है। दूसरा है निरंतरता का ऑडिट। क्या इस दौरान मालिक ने कब्जे में कोई कानूनी या भौतिक हस्तक्षेप किया? क्या उसने पुलिस में शिकायत की, कोर्ट में केस किया या जमीन पर जाकर कब्जा हटाने की कोशिश की? और तीसरा और सबसे जरूरी, तीसरा है मालिक की निष्क्रियता का ऑडिट। क्या इस पूरी अवधि में कब्जा वापसी का कोई भी मुकदमा किसी सक्षम अदालत में दायर किया गया? अगर इन तीनों सवालों का जवाब कब्जाधारी के पक्ष में हाँ और मालिक के पक्ष में नहीं है, तो ऑडिट पास हो जाता है और मालिकाना हक ट्रांसफर। सही समझे। ये कानून तो बड़ा अजीब और शक्तिशाली लगता है। जाहिर है, इसे अदालतों में जरूर चुनौती दी गई होगी। क्या सुप्रीम कोर्ट ने इसे हमेशा सही माना है? इस पर सुप्रीम कोर्ट का नजरिया समय के साथ विकसित हुआ है और बहुत दिलचस्प रहा है। कई ऐतिहासिक फैसले हैं जो दिखाते हैं कि ये कानून एक ढाल भी है और तलवार भी। ढाल भी, तलवार भी। हाँ, सबसे बड़ा और गेम चेंजिंग फैसला 2019 में रविंदर कौर ग्रेवाल बनाम मंजीत कौर के मामले में आया। इस फैसले ने कहा कि प्रतिकूल कब्जा सिर्फ एक ढाल यानी बचाव का तरीका नहीं, बल्कि एक तलवार भी है। एक मिनट, ये बात समझ नहीं आई। तलवार का मतलब?
क्या आप ये कह रही हैं कि कब्जा करने वाला जैसे करण अब सिर्फ प्रवीण के केस से अपना बचाव ही नहीं कर सकता, बल्कि वो खुद कोर्ट जाकर ये दावा कर सकता है कि ये जमीन अब मेरी है, मुझे इसका टाइटल दो? हाँ, आप बिल्कुल सही समझे। ये तो पूरी तरह से उल्टा हो गया। यही इस फैसले का क्रांतिकारी पहलू था। अब 12 साल तक कब्जे में रहने वाला व्यक्ति खुद को मालिक घोषित करवाने के लिए अदालत में मुकदमा दायर कर सकता है। लेकिन ये असली मालिक के साथ घोर अन्याय नहीं है? एक व्यक्ति जो गैर कानूनी तरीके से किसी की संपत्ति पर बैठा था, अब कानून उसे ही मालिकाना हक मांगने का अधिकार दे रहा है। आपकी चिंता जायज है और खुद सुप्रीम कोर्ट ने भी इस सिद्धांत की नैतिकता पर सवाल उठाए हैं। अच्छा। 2011 में स्टेट ऑफ हरियाणा बनाम मुकेश कुमार के मामले में अदालत ने इस कानून की कड़ी आलोचना की थी। उन्होंने इसे बेईमान और अन्यायपूर्ण कहा। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि सरकार, जो खुद कानून की रक्षक है, वो किसी की निजी संपत्ति पर प्रतिकूल कब्जे का दावा नहीं कर सकती। अच्छा, तो कोर्ट भी मानता है कि इसमें गड़बड़ है। और हाल के वर्षों में मकान मालिकों और किराएदारों के मामले में क्या कोई नया दृष्टिकोण आया है? हाँ, और ये मकान मालिकों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर है। 2025 का ज्योति शर्मा बनाम विष्णु गोयल मामला इस पर एक मजबूत और ताज़ा फैसला है। क्या कहता है वो फैसला? सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि एक किराएदार कभी भी, चाहे वो 5 साल रहे या 50 साल, प्रतिकूल कब्जे के आधार पर मालिक नहीं बन सकता। ऐसा क्यों? उसमें 12 साल वाला नियम लागू क्यों नहीं होता? क्योंकि किराएदार का कब्जा मालिक की अनुमति से होता है, जिसे परमिसिव पोजेशन कहते हैं। ये कब्जा कभी भी प्रतिकूल या हॉस्टाइल माना ही नहीं जा सकता, जो कि इस सिद्धांत की पहली और सबसे जरूरी शर्त है। अच्छा। जब तक किराएदारी का रिश्ता है, 12 साल की घड़ी शुरू ही नहीं होती। ये फैसला करोड़ों मकान मालिकों के लिए एक बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है। ठीक है, तो खतरा असली है और बड़ा है, खासकर उन जमीनों के लिए जो खाली पड़ी हैं। अब सबसे जरूरी सवाल, इससे बचें कैसे? एक आम संपत्ति का मालिक क्या करे? स्रोत कुछ ठोस रणनीतियां बताते हैं। हाँ, और वो रणनीतियां बहुत ही व्यावहारिक हैं। स्रोत एक 3 चरणीय सुरक्षा प्रोटोकॉल सुझाते हैं। बताइए। पहला कदम है अनिवार्य जियो टैगिंग और फिजिकल ऑडिट। इसका सीधा सा मतलब है कि सिर्फ ऑफिस में बैठकर कागज देखने से काम नहीं चलेगा। मतलब जमीन पर जाना ही पड़ेगा। हाँ, हर 3-4 महीने में अपनी संपत्ति पर खुद जाएं, उसका भौतिक निरीक्षण करें और वहां जाकर अपने फोन से जियो टैग वाली तस्वीरें लें। अच्छा, जियो टैग वाली तस्वीरें, ताकि लोकेशन और टाइम का रिकॉर्ड रहे। बिल्कुल, ये एक डिजिटल सबूत बन जाती हैं। ये तो बहुत प्रैक्टिकल सलाह है। और अगर वहां कोई कब्जा करता हुआ दिखे तो दूसरा कदम क्या हो? दूसरा कदम है तत्काल कानूनी नोटिस। जरा सा भी अतिक्रमण का आभास होते ही चुप न बैठें, तुरंत एक वकील के जरिए औपचारिक कानूनी नोटिस भेजें। इससे क्या होगा? ये कार्रवाई कब्जे की शांतिपूर्ण और निरंतर प्रकृति को भंग कर देती है। ये उस 12 साल की टिक टिक करती घड़ी को रोकने में मदद करता है। और तीसरा कदम? मुझे लगता है कि ये उन अधूरे सौदों के लिए है जहां रजिस्ट्री नहीं हुई। बिल्कुल। तीसरा है टाइटल फॉर्मलाइजेशन ऑडिट। उन सभी संपत्तियों की एक सूची बनाएं जहां आपने पैसे दे दिए हैं, कब्जा ले लिया है, लेकिन रजिस्ट्री अभी भी लंबित है। उस काम को प्रायोरिटी देकर तुरंत पूरा कराएं। और हाँ, ये भी याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है कि निजी संपत्ति के लिए ये सीमा 12 साल है, लेकिन अगर मामला सरकारी संपत्ति का हो तो ये अवधि 30 साल की होती है। तो आज के इस पूरी बातचीत का निचोड़ ये है कि सिर्फ कागजों पर मालिक होना काफी नहीं है। आपका कानूनी शीर्षक यानी लीगल टाइटल तब तक अधूरा और असुरक्षित है जब तक आपके पास उस संपत्ति का भौतिक कब्जा और उसे बनाए रखने की कानूनी सतर्कता ना हो। सही कहा। धारा 27 वाकई एक द्विधारी तलवार है। एक तरफ ये संपत्ति बाजार में स्पष्टता लाती है, लेकिन दूसरी तरफ एक लापरवाह मालिक के लिए ये उसकी सबसे कीमती संपत्ति के अंत का वारंट भी बन सकती है। बिल्कुल सही कहा। अंत में कानून का मूल सिद्धांत यही है कि वह केवल उन्हीं की मदद करता है जो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक और सक्रिय हैं। ये पूरी चर्चा एक गहरा सवाल भी उठाती है जिस पर शायद हमारे श्रोताओं को सोचना चाहिए। अगर कानून एक निष्क्रिय कागजी मालिक के बजाय एक सतर्क, भले ही अवैध कब्जाधारी को पुरस्कृत करता है, तो क्या ये स्वामित्व की हमारी पारंपरिक समझ को चुनौती नहीं देता? क्या मालिकाना हक एक स्थायी पत्थर की लकीर जैसा अधिकार है, या ये एक जिम्मेदारी है जिसे आपको हर दिन, हर साल निभाना पड़ता है?